हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के रेगुलर बेसिस पे टेस्ट करवा रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आने वाले टाइम में भी ये एग्ज़ाम तक चलते रहेंगे आपके टेस्ट। जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं कि उनसे रेगुलर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उन टॉपिक्स का डिटेल भी करवाया जाएगा नोट्स के जैसे। वो आपको मिल जाएंगे अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है तो। आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपको डेली बेसिस पे टेस्ट मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी टेस्ट अवेलेबल हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करें। लेट्स बिगिन। किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी थी? देखिए, दावत वगैरह मनाना, त्यौहार मनाना, इन पे रोक लगा दी थी। हो क्या रहा था कि जब दावत होती है या कोई फेस्टिवल होता है तो उसमें लोग इकट्ठे होते हैं। अब जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ एक दूसरे के बारे में बातें होती है। तो पहले क्या होता था कि ये जब लोग इकट्ठे होते थे तो जो उस टाइम पे कोई राजा था या कोई गवर्नमेंट थी, जो रूलर था, उसके खिलाफ ये बातें करते थे। तो ये ऐसा किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा इसलिए किया था कि ताकि उसके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं हो और हो तो उसको दबाया जा सके। इसलिए लोगों के ज़्यादा इकट्ठा होने पे और उनको त्यौहार वगैरह, दावत वगैरह के बीच में रोक लगा दी थी। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी? जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है ये किसने लिखी थी? ये बुक लिखी थी 1848 में कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने ये बुक लिखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसमें संघर्ष, पूंजीवादी समस्या, इनके बारे में लिखा हुआ है। बी इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? ये ऐसा किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से, कमी की वजह से होता है? जिस विटामिन की कमी से ये होता है वो है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी की वजह से मसूड़ों में रक्त वगैरह और दांत हिलने लगते हैं। हाल ही में इंट्राकोर्टिकल विजुअल प्रोस्थेसिस आईसीवीपी ये सुर्खियों में रहा है। ये कौन से एरिया से, किस क्षेत्र से संबंधित शब्द है आईसीवीपी? देखिए, अभी आईसीवीपी चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि रिसेंटली अमेरिका में कुछ इंस्टीट्यूट्स ने मिलके, वहाँ के कुछ संस्थानों ने मिलके और एक रिसर्च किया जा रहा है जिसके जरिए किसी भी जो दृष्टि बाधित व्यक्ति है उसमें जो आर्टिफिशियल विजन है, कृत्रिम दृष्टि, उसको प्रदान करने की कोई टेक्निक डेवलप कर रहे हैं और इस पे काफ़ी हद तक उनको सक्सेस भी मिली है। और इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उनका किया गया है आंखों का ऑपरेशन इस आईसीवीपी के जरिए और उसमें उनको सफलता मिली है। इसलिए काफ़ी चर्चा में है कि जिन्होंने अपनी दृष्टि खो दी थी उनको आंशिक रूप से बहाल करने की क्षमता इसमें विकसित हुई है। एक्चुअली क्या है आईसीवीपी, क्या है इसमें? ये एक इम्प्लांट है जो रेटिना और जो ऑप्टिक नसें हैं उनको बाईपास करके सीधा मस्तिष्क के जो विजुअल कॉर्टेक्स है उनको जोड़ता है।
रेटिना और जो ऑप्टिक्स नसें हैं उनको तो बाईपास कर देते हैं इसमें, और डायरेक्ट ब्रेन से जो विजुअल कॉर्टेक्स है उनको जोड़ देते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है कृत्रिम दृष्टि प्रदान करने की तकनीक। इसको जरूर याद रखिएगा, ICVP। दो हजार बाईस के पद्म भूषण पुरस्कार विजेताओं और उनके क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से गलत कौन सा है, इनकरेक्ट, रॉन्ग, वो आइडेंटिफाई करना है। देखिए, आपको 2021 और 22 में जो पद्म अवार्ड मिले हैं वो जरूर पढ़ने चाहिए सभी, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा चर्चा में रहे उनको स्पेशली पढ़ना चाहिए सभी, नहीं तो। सुंदर पिचाई को किस में मिला है? व्यापार और उद्योग, ये सही है। सुंदर पिचाई को ट्रेड और इंडस्ट्री में मिला है, ये सही है। राजीव महर्षि को सिविल सेवा में मिला है। राजीव महर्षि हैं, ये राजस्थान गवर्नमेंट में थे, स्टेट गवर्नमेंट में IAS ऑफिसर रहे हैं, फिर ये राजस्थान में चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, उसके बाद ये डिफेंस सेक्रेटरी रहे हैं, फिर ये कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल कैग रहे हैं। और इनकी एक बुक भी आती है राजीव महर्षि की, ये बुक आती है इंडिया ईयर बुक, या इंडिया जैसे अभी 2022 चल रहा है तो इंडिया 2022-23 इस तरीके से ईयर बुक आती है, इंडिया ईयर बुक। काफ़ी अच्छी बुक है वो, सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। तो इनको भी ये सिविल सर्विसेज में मिला है, राजीव महर्षि को। प्रतिभा रॉय साहित्य और शिक्षा में मिला है इनको, ये भी सही है। प्रतिभा रॉय को इसमें मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन में। गुलाम नबी आज़ाद इनको स्पोर्ट्स में मिला है, ये सही नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद जो अपर हाउस जो ये राज्यसभा है, अपर हाउस में ये अपोजिशन के लीडर थे, कांग्रेस पार्टी के काफ़ी सीनियर मेंबर रहे हैं ये। और अभी ये इनका राज्यसभा में टाइम हो गया था, उसके बाद इनको दिया है। अभी ये जम्मू कश्मीर से भी आते हैं, गुलाम नबी आज़ादी लगभग सभी लोग जानते हैं इनको खेल में नहीं मिला है। गुलाम नबी आज़ाद जी को मिला है सोशल सर्विसेज में। किस में मिला है इनको? सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा में इनको मिला है, ये ध्यान रखिएगा। हजूर साहिब गुरुद्वारा किस स्थान पर स्थित है? देखिए, जो हजूर साहिब है, ये जो तख्त बोलते हैं, 5 तख्त उनमें से है। जो 5 तख्त हैं ये जो सिख धर्म है उससे एसोसिएट है। इसमें अकाल तख्त है, अमृतसर में कौन सा है? अकाल तख्त। और एक केसगढ़ साहिब है आनंदपुर में। पटना साहिब है पटना में। हुजूर साहिब कहाँ पे है? हुजूर साहिब है नांदेड़ में। और एक और है दमदमा साहिब, वो है तलवंडी में। ये 5 तख्त हैं, आप जरूर पढ़िएगा। हजूर साहिब है, ये कहाँ पे है? नांदेड़ में। उस समुद्री अभ्यास का नाम बताया जो हाल ही में अभी रिसेंटली जनवरी में भारतीय नौसेना द्वारा अरब सागर में आयोजित किया गया था। अभी भारतीय नौसेना ने अरब सागर में किया है ये। इसका नाम है पश्चिमी लहर 2022। देखिए, पश्चिमी लहर 2022 इसका नाम इसलिए क्योंकि एक तो ये जो हुआ है अरब सागर में, ये कहाँ पे हुआ है? वेस्टर्न साइड में। अरब सागर उधर ही है। ये समुद्री अभ्यास कहाँ हुआ है? पश्चिमी लहर, पश्चिमी तट पर। इंडियन ये नौसेना का है। ये जनवरी में हुआ है, 25 जनवरी 2022 को। और ये 20 डेज तक चला है, 20 दिनों की अवधि तक चला है ये। इसमें
मेन तो इसको जो क्या है स्ट्रॉन्ग करने का होता है, नौसेना, वायुसेना, थल सेना, तटरक्षक बल के जो बीच में एक तालमेल बिठाना, कोऑर्डिनेशन को के लिए किए जाते हैं ये एक्सरसाइज। इसका नाम था पश्चिमी लहर, वेस्टर्न कोस्ट पे हुई है ये, अरब सागर में। नेक्स्ट, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से अधिकांश ने किस आधुनिक राज्य में निर्वाण प्राप्त किया है? ज्यादातर ने जो निर्वाण प्राप्त किया है जैन धर्म में, अधिकांश तीर्थंकरों ने बिहार राज्य में निर्वाण प्राप्त किया है। महावीर स्वामी ने पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया था, जो अभी क्या है नालंदा बिहार। तो जो ज्यादातर तीर्थंकर हैं उन्होंने बिहार में निर्वाण प्राप्त किया है। और महावीर स्वामी का आता है कई बार पावापुरी। पावापुरी कहाँ है? नालंदा, ये भी बिहार में है। किस ब्राह्मण ग्रंथ में पत्नी को पति का आधा भाग बताया गया है? ये कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में ऐसा है? ये है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में है, जिसमें पत्नी को पति की अर्धांगिनी बोलते हैं, बेटर ऑफ। ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया है। एक ऐसा क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री से आता है आपके एग्जाम में। आंख का कौन सा हिस्सा पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? आंख का कौन सा हिस्सा है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? देखिए, ये जो हिस्सा है ये आयरिस है। इसका काम क्या है? जो आंख का तारा है जिसको पपिल बोलते हैं, उसका जो डाया है उसको ये कंट्रोल करता है। और जो आयरिस है, रेटिना पे जो लाइट पहुंचती है, जो प्रकाश पहुंचता है, उसको कंट्रोल करता है। ये कौन करता है? आयरिस। आयरिस क्या है? ये जो आंख के अंदर एक आपने देखा होगा अंदर एक तारा सा है, पतली सी सर्कुलर एक है, उसको आयरिस बोलते हैं। आंख खुलते ही जब दिखता है आपको एक गोल तारा से, वो आयरिस है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा किस अंतरिक्ष यान को इस साल सूर्य के अध्ययन करने के लिए लॉन्च करने की घोषणा की है? सूर्य का अध्ययन करने के लिए घोषणा की है। क्वेश्चन आ सकता है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए जो अंतरिक्ष यान भेजा है वो किसने भेजा है? तो इसरो ने भेजा है। और ये कौन सा है? आदित्य L1। ए इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। सूर्य से रिलेटेड आदित्य L1। शायद सूर्य का सिनोनिम वगैरह में भी है आदित्य, इसलिए रखा होगा ये नाम, चेक कर लीजिएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में केंद्र और राज्य सरकार का खर्च का अनुपात क्या है? जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, इसमें 75% कॉन्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, जबकि 25% है जो स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई थी? ये हुई थी अप्रैल 1991 में। 1991 में शुरू हुई थी। बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसका नाम बाद में बैंक ऑफ बंगाल हो गया, वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? देखिए, पहले बैंक ऑफ कलकत्ता था, फिर उसको बैंक ऑफ बंगाल कर दिया, और अभी क्या नाम है उसका? बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना कब हुई? बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना जून 1806 में हुई थी। ये जो वेल्सले था, उसने आर्मी को फंडिंग करने के लिए ये बैंक बनाया था, बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ बंगाल है, ये बना 1809 में, जनवरी 1809 में, इसी का ही नाम बदल के और बैंक ऑफ बंगाल कर दिया।
और 27 जनवरी 1921 को कुछ और बैंकों को इसमें मिला के और इसका नाम क्या कर दिया, इंपीरियल बैंक रख दिया। पहले बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में, बैंक ऑफ बंगाल 1809 में, 1921 में इसका नाम क्या कर दिया, इंपीरियल बैंक। और बाद में जो अभी वर्तमान में है 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदल के और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया, एसबीआई। एसबीआई की कहानी है ये, ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से हाल ही में किस संस्था द्वारा हेल्थ स्टार रेटिंग पहल की शुरुआत की गई है। हेल्थ स्टार रेटिंग ये अभी कौन सी संस्था ने शुरू किया है। हेल्थ स्टार रेटिंग जो शुरू किया है ये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने शुरू किया है। भारतीय ये है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने ये शुरू किया है अभी। इसकी स्थापना कब हुई है, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। और अभी रिसेंटली इन्होंने हेल्थ स्टार रेटिंग शुरू की है। जो पैक्ड फूड आइटम्स हैं उन पे हेल्थ स्टार दिखाई जाएगी और वो हेल्थ स्टार रेटिंग जो होगी वो बताएगी कि जो पर्टिकुलर है वो स्वास्थ्य के हिसाब से कितनी अच्छी है या खराब है। उन पे है जो आपको कार्बोहाइड्रेट, शुगर, सॉल्ट सबकी मात्रा है जो उस पे मेंशन होगी। ये ऐसा इन्होंने अभी किया है, अच्छी पहल है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जल की जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर है उसको रिमूव करने के लिए क्या इनमें से कौन सा क्या यूज में लिया जाता है। जो वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा यूज में लिया जाता है इसकी जो हार्डनेस है उसको दूर करने के लिए। भारत सरकार ने हाल ही में किसको अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। देखिए अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CEA, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार ये नियुक्त किया है अभी। ये डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को किया है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा। ये टीचर रहे हैं, राइटर रहे हैं और ये इकोनॉमिकली लिखते रहे हैं पहले भी। इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है, बैकग्राउंड इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर VA नागेश्वरन, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, ये अभी करंट का क्वेश्चन है, पूछा जाएगा एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, पहले प्रेस पे सैंक्शन लगा दिए थे, उसके बाद इन्होंने प्रेस पे जो सैंक्शन थे वो हटाए थे। और ये गवर्नर जनरल भी रहे हैं 1835 से और 1936 नहीं 1836 के अकॉर्डिंग ही ये गवर्नर जनरल रहे हैं शायद उस टाइम पे। ये और थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। जो सर चार्ल्स मेटकाफ है इनको बोला जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किसके लिए धन का अच्छा स्रोत है। जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो इनमें से किसके लिए एक अच्छा गुड सोर्स है फंडिंग के लिए। तो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, लघु उद्योग, उनके लिए कमर्शियल बैंक एक अच्छा फंडिंग सोर्स है, यह आपको ध्यान में रखना है। सो कमर्शियल बैंक छोटे उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए बेनिफिशियल है। ब्रिटिश राज में ड्यूक ज्ञापन निम्नलिखित में से किसका आधार बना। जो ब्रिटिश
टाइम था उसमें एक ड्यूक ज्ञापन आया था। ये किसका बेस बना? देखिए, ये जो ड्यूक ज्ञापन है ये विलियम ड्यूक है, उन्होंने दिया था। और विलियम ड्यूक है वो गोलमेज समूह के सदस्य थे। जो हुआ था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके भी मेंबर थे विलियम ड्यूक। और उन्होंने बनाई थी एक स्कीम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का आधार बनी थी। जो विलियम ड्यूक है, इन्हीं की एक स्कीम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का बेस बनी थी। बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त खोने से है? देखिए, गंभीर रूप से सोच या याददाश्त खोने के कई चीज़ें हो सकती है, लेकिन जो रोग है वो अल्जाइमर बोलते हैं उसको, अल्जाइमर भूलने की बीमारी। ये ज़्यादातर तो क्या है, जो ओल्ड एज है उसी में जाके होती है, या फिर रेगुलर ये क्या बोलते हैं ड्रग्स वगैरह, इनसे भी भूलने की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, स्मोकिंग वगैरह से, इनसे। सो इसका करेक्ट आंसर है अल्जाइमर। भूलने की बीमारी को अल्जाइमर बोलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसका सभी को पता होगा, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, इन्होंने किया था इसका। ये एक रशियन केमिस्ट थे, इन्वेंटर थे। और ये इज बेस्ट नोन फॉर पीरियोडिक टेबल। सो मेंडलीव बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, आप रेगुलर फॉलो करते रहिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगी प्रिपरेशन। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये क्वेश्चन इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी ये टॉपिक चर्चा में है। इसका जरूर बैकग्राउंड पता करिएगा और इसको और पढ़िएगा वरिष्ठ नागरिक परिषद के बारे में। इसका जो अध्यक्ष होता है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री होता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा विकल्प गलत है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये तमिलनाडु। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय, ये तो सही है। सिम्पलीपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व है उड़ीसा, उड़ीसा सिम्पलीपाल, ये भी सही है। देहांग देबांग बायोस्फीयर, ये अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। देखिए, ये जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पे है? ये है केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु में है ये। ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस गंदे पानी से बनती है? इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो डर्टी वाटर, जो गंदा पानी है उससे बनती है? इसका करेक्ट आंसर होगा मेथेन। मीथेन ये ग्रीन हाउस गैस है, और ये जो शुद्ध वाटर नहीं होता है, प्योर वाटर नहीं होता, इम्प्योर वाटर होता है, उससे बनती है ये। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पर्यावरण कानून के सुधार के लिए बनाई गई? पर्यावरण सुधार के कानून के लिए कौन सी समिति बनाई गई है? अभी इन्होंने क्या है, रिसेंटली जो इन्होंने रिसर्च किया है, जो अनुसंधान किया था इन्होंने, वो रिसर्च सबमिट करवाया है इस कमेटी ने, इसलिए कमेटी चर्चा में है।
कि एनवायरनमेंट में क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, जो एनवायरमेंटल के लॉ हैं। 1972 का एनवायरनमेंट, 1986 भी एनवायरनमेंट, 91, ये जितने भी एनवायरनमेंट से जुड़े हुए लॉ हैं, इनमें और क्या सुधार किया जा सकता है, क्या रिफॉर्म किया जा सकता है। इन्होंने अभी इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। ये है TSR सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट। TSR सुब्रमण्यम समिति की ने अपनी ये रिपोर्ट सबमिट की है। ए इसका करेक्ट आंसर। देखिए काफ़ी सारी कमेटीज बना रखी है गवर्नमेंट ने। पुलिस रिफॉर्म्स के लिए भी एक कमेटी बना रखी है गवर्नमेंट ने, उसकी रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं हुई है। ए करेक्ट आंसर है इसका। कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? इनमें से कौन सी रिवर है जो एस्चुरी बनाती है? देखिए एस्चुरी क्या होता है? एस्चुरी होता है कि कोई भी समुद्र का तट है, उस पे जो आधा बंद खारे पानी का एक ग्रुप होता है, सॉल्टी वाटर ग्रुप, जिसमें क्या है, या तो एक रिवर या एक से ज़्यादा रिवर या फिर झरने वगैरह उसमें बह के और उसमें मर्ज हो जाते हैं, और लास्ट में वो फिर एक ओपन सी में खुलते हैं, खुले सागर में खुलते हैं कहीं दूसरी जगह। उसको बोलते हैं एस्चुरी बनाना। ये शुरुआत करते हैं कहाँ से? कोस्ट से, समुद्री कोस्ट से। वहाँ कोई जो आधा सॉल्टी वाटर होता है उसमें ये नदी मिलती है, और बाद में फिर ये खुले समुद्र में जिससे जो मर्ज हो जाती है विलय होके, उसको बोलते हैं एस्चुरी। इसको और ज़रूर पढ़िएगा आप, एस्चुरी क्या होता है। कुछ रिवर्स डेल्टा बनाती हैं, कुछ एस्चुरी बनाती हैं, जैसे गंगा रिवर डेल्टा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, महानदी डेल्टा, ऐसे कुछ रिवर्स एस्चुरी बनाती है। सबसे बड़ा जो ये एस्चुरी का है, एक तो नर्मदा बनाती है। नर्मदा कहाँ से निकलती है? नर्मदा निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। और ये कहाँ एस्चुरी बनाती है? ये बड़ौच के पास एस्चुरी बनाती है। और एक और रिवर है एस्चुरी बनाती है, ताप्ती। ताप्ती रिवर भी है एस्चुरी, तापी ताप्ती, ये भी एस्चुरी बनाती है। कहाँ बनाती है एस्चुरी? ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है महादेव हिल्स से। जो महादेव हिल्स है वहाँ से निकलती है, और ये सूरत के आसपास, जो सूरत शहर है उसके आसपास कहीं ये एस्चुरी बनाती है। एक और रिवर है हुगली। ये हुगली रिवर कहाँ पे है? कलकत्ता शहर इसी के किनारे पे बसा हुआ है, हुगली रिवर के ही। और ये भी एस्चुरी बनाती है। ये इसको क्या बोलते हैं, ये इसके बारे में कई अवधारणा हैं, विश्वासघाती रिवर, कई नाम दे रखे हैं इसको। ये भी एस्चुरी बनाती है। इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर थर्ड वन, सी। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ इनमें से कौन से महाजनपद की राजधानी थी? देखिए जो इंद्रप्रस्थ है, अभी जो वर्तमान में दिल्ली है, दिल्ली, इसका ही पुराना नाम है। दिल्ली का पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। वर्तमान दिल्ली शहर जो है इसका पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ है जो कुरु महाजनपद की कैपिटल हुआ करती थी। ये जो जनपद हैं इनकी कैपिटल जरूर पढ़ लीजिएगा। कुरु जनपद की राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ, जो अभी दिल्ली है। हाल ही में किस संस्था द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जारी किया है? 22 आया नहीं है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया है। किसने जारी किया है? अभी जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, ये रिसेंटली जर्मन वॉच ने जारी किया 2021 के लिए। जर्मन वॉच क्या है? एक इंटरनेशनल एनवायरमेंट थिंक टैंक है ये, इसने जारी किया है 2021 के लिए। और ये कौन सा है? अभी जो 2021 का आया है, ये 16th एडिशन आया है इसका। ये एनुअली पब्लिश होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स एनुअली जारी होता है, बाई एनुअली होता है, 6 मंथ में होता है, कैसे होता है?
तो ये एनुअल जारी होता है और इस बार जारी किया है ये जो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल थिंक टैंक है, जर्मन वॉच। बी करेक्ट आंसर है। आर्थिक योजना किस सूची में आती है? आर्थिक जो योजना है वो इकोनॉमिक प्लानिंग ये कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, समवर्ती सूची में। आर्थिक योजना स्टेट भी करती है, सेंटर भी करता है, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। मतदान अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? देखिए ये इलेक्शन के बीच में एग्जाम है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। इलेक्शन कमिश्नर कौन है? पहला इलेक्शन कमिश्नर मुख्य इलेक्शन कमिश्नर कौन था? तो आप इस तरीके के क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़िएगा। और जो पहला राज्य है, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू मेक वोटिंग कंपलसरी, वो था गुजरात। ए गुजरात इसका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने वोटिंग मतदान अनिवार्य किया, मतदान नहीं करने पे 100 रुपये या 1000 रुपये का कुछ जुर्माना भी चार्जेस करते हैं, फाइन, तो वहाँ कंपलसरी है। ए करेक्ट आंसर है। होप यू लाइक दैट। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। और कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।